हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो आपका एक बुक है क्लास 12th अकाउंट्स में। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसका जो पहला लेसन है जो बेसिक्स से डील करता है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो दे रखी है, क्योंकि देखिए जो भी आप अकाउंटिंग करते हो उसका सोर्स कहीं ना कहीं लॉ होता है, जो लेजिस्लेचर पास करता है, किसी तरह की रेगुलेटरी बॉडी पास करती है उस लॉ को, और उस लॉ को रेफर करते हुए अकाउंटिंग जैसी एक प्रैक्टिकल चीज़ जो है होती है, और सिंपली वो जो लॉ में लिखा है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। तो अकाउंटिंग हम जिस तरह से भी करते हैं पार्टनरशिप्स की, उसका सोर्स कहाँ पे है? उससे रिलेटेड लॉ में। और पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉ जो है वो गिवन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसको हम जो है पढ़ते हैं। अगर आप जैसे एलएलबी कर रहे हैं, या फिर अगर आप सपोज कंपनी सेक्रेटरीशिप या चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस तरह के कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके कोर्स में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ज़रूर आता होगा। लेकिन खैर, यहाँ पे हम अकाउंटिंग करते वक्त भी इसको इसलिए समझते हैं बीच बीच में, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम अकाउंटिंग में करेंगे इस पूरी बुक के दौरान, जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बुक है आपकी, वो सारा जो सोर्स है वो यहाँ पे है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं। हमें सिंपली इस वीडियो में समझना है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। और डेफिनेशन इसलिए भी ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर किसी चीज़ की लीगल बैकिंग दे रखी है, उससे रिलेटेड लॉ है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको उस लॉ में जाके ही देखनी चाहिए और इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब तक लीगल बैकिंग नहीं होती तब तक मल्टीपल डेफिनेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर लॉ पास हो चुका है और उसमें डेफिनेशन प्रॉपरली गिवन है, तो आपको सबसे पहले उस बिजनेस मॉडल की डेफिनेशन समझनी चाहिए। और अगर आपको अकाउंटिंग करनी है उसकी, तो फिर तो ज़रूर है, ताकि आपको पता लग सके कि क्या चीज़ मैंडेटरी करना है, क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो परमिट कर रखी हैं कि हाँ मे और मे नॉट भी, मतलब आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि आप ये करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए, लिख रखा है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को इस तरह से। मैं पहले एक बार एक रफ रीडिंग दे लेता हूँ, उसके बाद हम पॉइंट बाइज पॉइंट पर समझेंगे इसको। बोल रखा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और बहुत छोटी डेफिनेशन है, लेकिन उसमें काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले तो ये सेक्शन 4 में दे रखी है, और लिखता है सबसे पहले पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अब देखिए, रिलेशन जो वर्ड है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब कहीं ना कहीं दो लोगों की बात होती है, मतलब एटलीस्ट दो लोग हमें चाहिए होते हैं, तभी हम रिलेशन वर्ड को यूज़ करते हैं। मैं बेटा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ एक रिलेशन है बेटा होना, तो वो मैं किसी का हूँ ना, किसी का बेटा हूँ। तो हमेशा जब भी रिलेशन की बात आती है तो एटलीस्ट 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे लॉ इसी तरह से लिखता है। लॉ डायरेक्टली कई सारी बातें डायरेक्टली नहीं लिखता कि हमें जो है एटलीस्ट 2 पर्सन्स चाहिए। लॉ उस चीज़ को थोड़ा सा और ब्रॉड होके लिखता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को इस तरह से लिखा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स की ज़रूरत है, यानी कि एटलीस्ट 2 लोग जब आते हैं और वो डिसाइड करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना, तभी जाके वो बिजनेस कर सकते हैं पार्टनरशिप में। अकेला बंदा पार्टनरशिप जो है फॉर्म नहीं कर सकता। ओके। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। अब पर्सन्स को मैंने क्यों अंडरलाइन कर रखा है? देखिए, पर्सन्स का मतलब जर्नली जो हम एज अ लेमैन समझते हैं वो ये होता है कि इंसान, इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग को हम मानते हैं कि हाँ ये पर्सन है। लेकिन लॉ उस चीज़ को सिर्फ इतना तक सीमित नहीं रखता। लॉ के लिए पर्सन का मतलब केवल नेचुरल पर्सन नहीं, केवल इंडिविजुअल नहीं, उसके लिए वो सभी एंटिटीज़ भी पर्सन्स हैं जिनको लॉ स्पेसिफिकली बोलता है, एक्सप्रेसली बोलता है कि हाँ हम इसको पर्सन मानेंगे। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि आपने सुना होगा कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसका मतलब क्या है कि कंपनी को भी जो है अपने आप में एक पर्सन माना जाएगा, और जो उसके मेंबर्स हैं यानी कि जो उसके ओनर्स हैं उससे सेपरेटली जो है एक अपने आप में एक पर्सन माना जाएगा। तो यहाँ पे
मैं जब बोलता हूँ कि इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, तो ये डेफिनेशन में पर्सन्स कहीं ना कहीं डेफिनेशन को वाइड करने के लिए यूज़ किया गया है। अगर वो बिटवीन इंडिविजुअल्स करता तो सिर्फ नेचुरल पर्सन्स पार्टनरशिप बना सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स लिख दिया है तो कोई भी एंटिटी, कोई भी इंसान या कोई भी किसी भी तरह की मतलब जो है फॉर्म ऑफ एक एंटिटी है जिसको लॉ कहते हैं कि हम इसको हम पर्सन मानेंगे, तो वो भी जो है मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं। और इसका कहीं ना कहीं कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी और एक इंडिविजुअल क्या मिलके पार्टनरशिप हम बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, प्रोवाइडेड अदर जो चीज़ें हैं वो कंप्लाई हों, तो यहाँ पे वो बना सकते हैं क्योंकि दोनों ही पर्सन की कैटेगरी में कवर होते हैं। इंडिविजुअल तो ऑब्वियसली पर्सन है ही है, नेचुरल पर्सन, और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि हाँ, हम कंपनी को जो आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, तो इसलिए ये दोनों मिलके पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। क्या दो कंपनी मिलके पार्टनरशिप फर्म बना सकती है? बिल्कुल बना सकती हैं। क्या एक पार्टनरशिप फर्म और एक और पार्टनरशिप फर्म मिलके क्या पार्टनरशिप फर्म बना सकती हैं? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को अगर आप पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ो, कहीं पे भी ये नहीं बता रखा कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। पार्टनरशिप को सिंपली कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स माना जाएगा और उसको अलग से पर्सन नहीं माना जाएगा लॉ की नज़रों में। ठीक है, ओके। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड। अग्रीड से मतलब यहाँ पे है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट यहाँ पे क्योंकि लॉ साइलेंट है तो वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। बेसिकली एग्रीमेंट में कवर क्या होगा? जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे पार्टनर्स आपस में कि किस तरह से वो बिजनेस को कंडक्ट करेंगे, रन करेंगे, और आपस में उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होंगी, वो सारी बातें वो आपस में जो है ऑब्वियसली बिजनेस के स्टार्ट में ही डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब ओरली हो रही होती हैं तो यानी कि ठीक है, ओरली एग्री हो गया। लेकिन यही बातें अगर वो रिड्यूस कर दे राइटिंग में, वो रिटन एग्रीमेंट एक बना दें, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट्स, ड्यूटीज़, पार्टनरशिप की डिटेल्स, पार्टनर्स की डिटेल्स, ये सारी बातें एक रिटन एग्रीमेंट में लिखी होती हैं जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी नहीं है, आप ओरली भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप डीड होना एडवाइजेबल है। और क्यों? क्योंकि कोई भी एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि कोई भी चीज़ जिसको आप फ्यूचर में रेफर करना की नौबत आ सकती है, तो वो ओरली अगर होगी तो उस चीज़ को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा कि पास्ट में क्या बात हुई थी। लेकिन अगर उस चीज़ को रिटन में हम जो है लिख लें और साइन कर लें सारी पार्टीज़, तो बहुत आसान हो जाता है उसको एज ए एविडेंस यूज़ करना किसी के खिलाफ या अपनी आप को डिफेंड करने के लिए कि हमने ये बातें डिसाइड की थी। तो इसलिए एडवाइजेबल ज़रूर है कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, ज़रूर चाहिए। और क्योंकि रिटर्न में आते ही जो है कहीं ना कहीं बंदा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता है कि जो बातें मैंने बोली हैं अब मुझे उस चीज़ को फॉलो करना ही करना है, नहीं तो एक प्रूफ है जिस टेंजिबल प्रूफ है जिसको जो है आसानी से मेरे खिलाफ भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो चाहे आप रिश्तेदारों के साथ करें बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में, चाहे आप बेस्ट फ्रेंड्स के साथ करें, चाहे आप स्ट्रेंजर्स के साथ करें, एग्रीमेंट रिटन होना जो है बहुत एडवाइजेबल है। ठीक है, तो ज़रूर एडवाइजेबल है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। नाउ पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। यहाँ से इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये निकलती है, जो इसका मीनिंग है वो ये निकलता है कि जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रॉफिट शेयर ज़रूर करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे लॉसेस की बात नहीं कर रखी है, हालांकि इन प्रैक्टिस जर्नल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो प्रॉफिट शेयर करेगा तो वो लॉस भी शेयर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो करना चाहिए उसको लॉस भी शेयर। लेकिन लॉ ने जो है कहीं ना कहीं आपको अलाउ कर रखा है कि अगर आपको ये करना है कि कोई पार्टनर को आप ये करना चाहते हो कि वो लॉसेस शेयर ना करे, वो सिंपली जो है किसी और पर्पज़ अपनी स्किल को शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए सिंपली आ रहा है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है लॉसेस की, तो फिर वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, प्रॉफिट शेयर करना तो आपको सभी पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉसेस भी लिखा होता है तो लॉसेस शेयर करना भी मैंडेटरी होता है, लेकिन बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो बाहर से सपोर्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी लाइबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो इस चीज़ से जो है बच सकते हैं। लॉ इस तरह से बना रखा है। ओके,
नाउ लास्ट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए बेसिकली इसका मतलब यही है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल और एक दूसरे के एजेंट है एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसके बिहाफ पे अगर कोई एक पार्टनर भी कुछ गलत कर देता है या कुछ अच्छा करता है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं, जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सभी पार्टनर्स में जो है शेयर होगा। तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि उसने वो गलती करी थी। बेसिकली यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि भले ही सारे पार्टनर्स चाहे तो बिजनेस चलाएं डे टू डे लाइफ में, या कोई एक चलाए सबके लिए, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये बिजनेस मॉडल इस तरह का ही होगा जिसमें अगर एक पार्टनर जो भी करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं उसका बर्डन बाकी सारे पार्टनर्स को भी जो है बियर करना पड़ेगा। इस सेंस में कि मॉनेटरी लॉस शायद बियर करने से हम आपको जो है बचा रहे हैं, ऊपर लिखा है कि टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, लेकिन उसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ हैं, उसके जो अलावा जो अकाउंटेबिलिटी है आपकी आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के प्रति, तो वो सभी पार्टनर्स की होगी। ये नहीं कि अगर सपोज कोई परचेज डिपार्टमेंट में है पार्टनर, उससे कोई गलती हो गई तो बाकी पार्टनर कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है या कोई और डिपार्टमेंट में है, तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं तो परचेज में नहीं हूँ तो मेरे को क्या करना है। तो सभी पार्टनर्स को लाइबिलिटी जो है फेस करनी पड़ सकती है। हाँ, अलग अलग तरह से वो बच सकते हैं अगर वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर दें, वो बात की बात है, वो कोर्ट में डिसाइड होगा। लेकिन लॉ इस तरह से बना रखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटी सभी पार्टनर्स पे फिक्सअप होगी, और अगर कोर्ट जाने की नौबत आई तो एक पार्टनर नहीं, सभी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पार्टनरशिप बिजनेस के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन ले रहा है तो सभी पार्टनर्स को जो है आंसरेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। आपको लग रहा होगा कि अकाउंटिंग करने के लिए इतना कुछ जानना ज़रूरी क्यों है। एक्चुअली जानना ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन अगर आपको इतनी सी 5-10 मिनट की वीडियो से थोड़ा सा और डीप नॉलेज एक अच्छे से जो है विजुलाइज अगर आप कर पाओ कि हाँ लॉ किस तरह से बना है, तो आप जो बाकी प्रोविजंस भी जो आप इम्प्लीमेंट करते हो अकाउंटिंग में, वो आप शायद समझने लग जाओ। और क्योंकि अकाउंटिंग आप सबसे लास्ट में करते हो, सबसे पहले वो चीज़ें आपके दिमाग में जो है कहीं ना कहीं चर्न होती हैं, चलती हैं, और आप उसका पर्पस समझने की कोशिश करते हो। तो अगर हम पहले लॉ को समझने की कोशिश करें कि हाँ लॉ किस तरह से बना है, तो आखिर में अकाउंटिंग करना तो सिंपली एक मैकेनिकल काम है जो कि बहुत ईजिली हो सकता है। ठीक है, तो मेरा फोकस इसी पे ही होगा कि अकाउंटिंग करने से पहले हम सबसे पहले ये चेक करें कि उसके लिए लॉ में क्या लिख रखा है, उस एस्पेक्ट के लिए अकाउंटिंग उस बिजनेस के उस एस्पेक्ट के लिए लॉ में क्या लिख रखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, और जो चीज़ें समझ आई होंगी कहीं ना कहीं आपको बाकी जो आप काम कर रहे हो अकाउंटिंग या लॉ या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड, वहाँ पे भी आपको होपफुली वो चीज़ काम आएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है, और वी होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होंगी और आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारी हेल्प हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। सो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, और इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड या पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड छोटी छोटी क्वेरीज अगर आपकी कोई हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।